Welcome to Physics Within You. This time we are with the Schrodinger wave equation and we will try to set up as early as possible, as I say, claim within the 5 minutes. But before the actual setup of the Schrodinger wave equation, you need some basics. And for that, we will learn something. But I will ask you one of the question. Is the Schrodinger wave equation is the Newton's law of quantum mechanics? Can you answer it? Let's understand. When you talk about the kinematics and dynamics in classical mechanics, we talk about the terminology like acceleration, when we have the force, you have the velocity, and then the momentum. And all these are coupled via mass. So everything I have done in the one of my video, you can view for that one. Force and momentum, a simple introduction. So I will not go into the detail of that. But yes, of course, one thing is there for the classical mechanics, what you require? You require the emotion prediction. आज आप यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, आप ये जानना चाहते हैं। आपको एक पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी चाहिए होती है, यानी कि xt चाहिए होता है। और इस सब के लिए फिर आप लॉ अप्लाई करते हो, जो जो आपको फोर्स बताता है। ठीक है ना? तो वो आता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ से, दैट इज इक्वल टू dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? और एक पार्ट होता है एनर्जी का, जहां पे आप कहते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो हम क्या कहते हैं, जब आप पहली बातें कर रहे होते हैं, यानी कि ये बातें करते हैं, तब आप कहते हैं कि ये क्या है, ये काइनेमेटिक्स है। जब इसकी बात करते हैं तो डायनेमिक्स है, और जब इसकी बात करते हैं तो एनर्जेटिक्स है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक और टर्म होता है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं, जिसको कहते हैं लैग्रेंजियन, एंड दैट इज गिवन एज टी माइनस वी। जहाँ पे टी क्या है, टी आपका है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तो प्लस चल रहा था, यहाँ माइनस है, तो ये लैग्रेंजियन होता है। दूसरा होता है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन जो आप डिफाइन करते हैं, उसको आप टी प्लस वी के टर्म में डिफाइन करते हैं, यानी कि मैचेबल हो गया आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी से। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में ये दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और हैमिल्टोनियन का जो टर्म है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिपिकली फॉर्मलाइजेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि हमने आज करनी है। इस क्लासिकल पिक्चर को थोड़ा सा हम क्वांटम की नजर से देख के देखते हैं कि वहां क्या चलता है। आते हैं क्वांटम में। क्वांटम में आप आगे, पर क्वांटम में आने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट पता होंगे, आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी, कि क्वांटम में एक वेव पार्टिकल ड्युअलिटी थी जो क्लासिकल में डिफाइन नहीं थी, ऐसे क्वांटाइजेशन था, वो भी डिफाइन नहीं है क्लासिकल में। देन वी हैव द प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, ये भी डिफाइन नहीं था, यह खास बात भी है क्वांटम की। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सारी वो बातें हैं जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स को इन सब बातों ने जन्म दिया, तो नेचुरल है ना, क्लासिकल से कुछ हटके होगा। तो यहाँ हम मोशन की प्रिडिक्शन तो करते हैं, बट उस तरीके से नहीं करते जैसे आप सोचते हैं। यहाँ जो प्रिडिक्शन होती है, वो होती है किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक आपके पास एरिया है, एक गिवन एरिया में चार्ज पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे अभी टाइम t इक्वल टू 0 में, और थोड़ी देर के बाद टाइम t इक्वल टू 50 सेकंड, 1000 सेकंड्स, और इवन ईयर्स में। तो ये जो प्रोडिक्शन है फ्यूचर की, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम समझना चाहते हैं, कल क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका रोल ज्यादा रहता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं वेव फंक्शन के टर्म में। तो यहाँ बदल गया, तो क्या प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी की जगह क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया। इक्वेशन जो गवर्न करती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करती है। तो यहाँ तो आप कहेंगे सिमिलैरिटी हो गई। सिमिलैरिटी हो गई इस वे में कि गवर्निंग वे में जैसे न्यूटन्स लॉ है, वैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, राइट? ऑपरेटर जो यहाँ अप्लाई होता है, यहाँ ऑपरेटर मैं कह रहा हूँ एनर्जी के लिए, और वो है हैमिल्टोनियन, यानी कि टी प्लस वी। तो ये तीनों चीजें आपको सिमिलर दिख रही हैं पिछले स्लाइड से। फर्क यहाँ पे है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, ये आपका फोर्स नहीं बताता है। यहाँ ये फर्क है। इट टॉक अबाउट एच, इट टॉक अबाउट एनर्जी, इट डज नॉट टॉक अबाउट द फोर्स। तो दो चीजें आप समझेंगे यहाँ से, फोर्स और एनर्जी में फर्क क्या, पूरी फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए दो ही टर्म होती हैं। क्या होती हैं? या तो फोर्स होता है या एनर्जी होती है।
तो न्यूटन्स लॉ क्या डिफाइन करता है? फोर्स डिफाइन करता है, राइट? श्रोडिंगर क्या डिफाइन करता है? एनर्जी डायनेमिक्स डिफाइन करते हैं, जिसको एनर्जेटिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक आपको लोकल पिक्चर देता है और एक आपको ग्लोबल पिक्चर देता है। तो लोकल कौन देता है? फोर्स। और ग्लोबल कौन देता है? एनर्जी, राइट? इस वे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन न्यूटन्स लॉ नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ फोर्स की बात करता है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके किसकी बात करता है? वो एनर्जी के फ्लो की बात करता है, एनर्जी के एवोल्यूशन की बात करता है। ठीक है, इस वे में ये दोनों डिफरेंट है। तो बात हम करते हैं वेव इक्वेशन की। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन आपको क्लियर है? वेव इक्वेशंस किस तरीके से होती हैं? ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है वेव इक्वेशन का ये, और ये आपके साथ ये फेज का टर्म है। तो हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन जो है फंडामेंटल कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है, आज टी टाइम बाद क्या होगा नहीं होगा। नेचर जो है साई का, वेव फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स है। लिनियरिटी इसमें होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है, सुपरपोजिशन होता है, लाइक वेव्स, सब कुछ इसमें होता है, सिवाय इसके कि कॉम्प्लेक्स नेचर। खुद में ये डिपेंडेबल, आप मतलब साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जो साई स्क्वायर है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये बताता है कि आपका पार्टिकल या तो है या नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, मैं कह दूं इस कमरे के अंदर मैं हूं, कहाँ हूं आप ये नहीं बता सकते, बट इस कमरे के अंदर मैं हूं ये बता सकते हो। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो इस कमरे के अंदर, आप यहाँ वैल्यूज चेंज कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की जगह माइनस कमरे की लेंथ से प्लस कमरे की लेंथ आधी आधी कर दो, तो भी आपका पार्टिकल अंदर है। कहाँ है ये नहीं पता। तो ये क्या नेचर बताता है? प्रोबेबिलिस्टिक नेचर बताता है, पार्टिकल के होने की प्रेजेंस बताता है, सिग्निफिकेंस बताता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो साई खुद उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इसका स्केयर जो है सिग्निफिकेंट है। सो नाउ कम टू द ऑब्जर्वेबल्स। मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप नाप तोल सकते हैं, जैसे पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें जो होती हैं ऑब्जर्वेबल होती हैं। और ये ऑब्जर्वेबल्स जो हैं, एक मैथमेटिकली हम इसको हर्मिशियन ऑपरेटर के साथ जोड़ते हैं, जो कि एसोसिएटेड होता है जो भी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी आपकी है क्वांटम सिस्टम में। आइगन वेव फंक्शन, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हो, ठीक है ना, तो हम वहां पे लीनियर अलजेब्रा के टर्म में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? वेव फंक्शन है। ये हमारे पास ऑपरेटर है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसी ऑपरेटर या फॉर्मूले से चलेगा। तो ये ऑपरेटर है, ये इस पे है, राइट? और ये जो लैम्डा है ना, ये वैल्यू है, कोई भी वैल्यू होगी स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और ये फिर वेव फंक्शन अप्लाइड है। ठीक है, तो आपको लीनियर अलजेब्रा थोड़ा बहुत आती है, तो आप वेव इक्वेशन को आसानी से समझ सकते हैं, राइट? तो आपको मैंने टर्मिनोलॉजी तो सारी क्लियर बताई थी कि कौन क्या है। ठीक है, तो सब आइगन वैल्यू के टर्म में कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आएगी? आइगन वैल्यू है। ये क्या है आपके पास? एक ऑपरेटर है, राइट? और ये आपके पास आइगन वेव फंक्शन है, या फंक्शन कह लो आपके पास, राइट? ये इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहीं से स्टार्ट होगा। जो आप टाइम काउंट कर रहे थे ना, अब यहाँ से टाइम काउंट करना कि कितना टाइम लगता है आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझने में। यूजुअली हम ये कहते हैं ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मुश्किल है, अब देखना कितना आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म का यूज कर रहा हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑपरेटर्स के टर्म में हम एक एक्स, कोई भी फंक्शन हो उसके ऊपर हम कुछ निशान लगा लेते हैं। तो नॉर्मली कई लोग कैप लगा लेते हैं, कई कुछ लोग, तो मैंने कैप लगाया, यहाँ पे देखिए कैप है, राइट? तो एक है पोजिशन ऑपरेटर। पोजिशन के साथ एक होता है मोमेंटम ऑपरेटर। थोड़ा आपको यहाँ याद करना पड़ेगा, हालांकि ये आगे चल के आपको पॉइजन ब्रैकेट से कपल भी हो सकता है, दैट इट इज माइनस आई, आई स्टैंड फॉर आयोटा, एच बार करली बाय करली एक्स। ये ऑपरेटर है, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है? करली बाय करली एक्स, ओके? तो अगर यही ध्यान है तो इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर करिए, इसका क्या आएगा? तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस एच बार कहते हैं, कट कहते हैं, जो मर्जी कह लीजिए आप। तो माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर, राइट? तो ये आपका मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगा। और ऐसे ही एक एनर्जी ऑपरेटर होता है, और एनर्जी ऑपरेटर में
ये थोड़े से ना, ये ध्यान रखना, थोड़े से उल्टे हैं, थोड़े से उल्टे सेंस। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। कई लोग डिपेंड करते हैं, लिखते हैं ऐसे एच अपॉन आई, तो ये ध्यान रखना कि मैं अपॉन आई नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन चेंज, पर साइन जो भी होगा एक जैसा फॉर्मूले में रखना है आपने, तो साइन इन दोनों के उल्टे होंगे। अगर यहाँ आयोटा एच कट है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है, एनर्जी में क्या है, प्लस है। यहाँ टी है, यहाँ एक्स है, एनर्जी में टी होगा, यहाँ एक्स होगा। ये दो बातें आपको समझनी है, थोड़ा सा याद करना है आपको। ऑपरेटर क्या है, एक बार ही आपको ऑपरेटर याद हो गया, दो चार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। तो मैंने पहले ही आपको बता रहा हूं, ये है ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म। फंक्शन होगा, उसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगेगा और उसकी कोई वैल्यू आएगी, राइट। तो इसको आपने ठीक से समझना है। और एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो आपके पास है, वो है आपका पी स्क्वायर ऑपरेटर, यानी कि मोमेंटम स्क्वायर का ऑपरेटर। तो इन दो इंफॉर्मेशन के साथ हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को शुरू करेंगे। पर जो मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन खुद में दो टाइप की होती है, एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट और एक होता है टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट की जब बात करते हैं उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कह देते हैं। कई बार आपने इसको टी आई ऐसे ही भी लिखा हुआ देखा होगा, कोई बात नहीं, जो भी है अब समझ लीजिए टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो स्टार्ट करें, टाइम काउंट करना शुरू करिए। हैमिल्टनियन आपको याद है, H इक्वल टू टी प्लस वी था, राइट। तो हम डिफाइन करते हैं यहाँ से टी ऑपरेटर, टी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बाय टू एम। तो यहाँ मास के लिए कोई ऑपरेटर नहीं होता, पी के लिए ऑपरेटर होता है और उसका नाम हम पी ऑपरेटर स्क्वायर करते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको यहाँ ये दे रखी है, राइट। तो इस ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता है। v जो है एक वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी की भी, वहां पे उसकी एक वैल्यू होगी। तो यू कैन ट्रीट एज स्केलर वेक्टर थे। तो यहाँ पे आप इसको लीनियर अलजेब्रा के टर्म में आप कैसे लिखेंगे, एच साई, एच यहाँ ऑपरेटर है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, और ई क्या है, वैल्यू है। इस टर्म से मैच करते हुए देखिए आप यहाँ चाहे तो एक्स लिख सकते हैं, मैंने ड्रॉप कर दिया इजीनेस के लिए, राइट। अब एच क्या होगा, टी प्लस वी, है ना, इक्वलिटी करती चाहिए। पी क्या है, सेट करिए, ई भी वैल्यू है, वी भी वैल्यू है, ई माइनस वी कर दिया, कर सकते हैं कर दिया, नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। पर क्योंकि दोनों वैल्यू है तो कर सकते हैं आप। तो टी की वैल्यू आपको पता है, पी स्क्वायर बाय टू एम। यहां तक क्लियर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। मान लो मैंने वन डी की बात करनी है, मुझे पी स्क्वायर की बात पता है, पी स्क्वायर क्या है, ये टर्म है, बस अपॉन टू एम लगा देना है मुझे। ये देखो मैंने लगा दिया इक्वेशन। इसको ऐसे सेट करना चाहो ऐसे सेट कर दो, बदलना चाहो आप बदल दो। दिस इज योर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। थ्री डी में करने, थ्री डी में करली बाई करली एक्स, आपका करली बाई करली आर के टर्म में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ये डेल ऑपरेटर पता है तो आपके लिए काम आसान है, ठीक है। तो साई एक्स टी की जगह हम आर टी कह देंगे और ये सारी इक्वेशन इस तरह से रिप्लेस हो जाएगी। तो चाहे वन डी है चाहे थ्री डी है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप ऑपरेटर यूज करो, आप फॉर्मुलिज्म यूज करो, तो आपको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन जो है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। पर उसकी बात मैं बाद में करूंगा। अब चलते थोड़ा सा आगे। इस बार टाइम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करना है, ठीक है। तो ऑपरेटर तो वही यूज होंगे वन डी के लिए, मैं वन डी के लिए करूंगा, थ्री डी के लिए नहीं करूंगा। एनर्जी ऑपरेटर और एडिशनल आ जाएगा। तो टाइम के साथ किसका रिलेशन था, एनर्जी ऑपरेटर का। तो इक्वेशन आपकी, क्योंकि इस बार ये एनर्जी ऑपरेटर बन गया है, इसलिए मैं इसको वी के साथ कपल नहीं करूंगा, अलग अलग चलेगा। तो फॉर्मूला तो यही है, टी प्लस वी इक्वल टू ई। तो देखिए सारे ऑपरेटर लगाइए, यहाँ पे ये ऑपरेटर लगाया, वी वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, और यहाँ पे ये ई का ऑपरेटर लगा दिया। नाउ दिस इज योर टाइम डिपेंडेंट वन डी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थ्री डी करना है तो यहाँ पे फिर से वही आप वो तीनों का सम कर देना, राइट। अगेन दिस इज जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसको कंपेयर करते हैं जरा इससे, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा। तो देखिए टर्मिनोलॉजी वही है, चीजें वही हैं, सिर्फ ये चक्कर क्या है कि थोड़ा प्लस माइनस जिस हिसाब से, क्योंकि आप इसके साथ इसको कपल नहीं कर सकते, तो क्योंकि आप इसको इसके साथ कपल नहीं कर सकते तो इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। इसको कर सकते थे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आ गए थे, बस एक इतना डिफरेंस है। कहने का पर्पस ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
जब भी आप ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म से करेंगे तो इट विल हैपन विद इन द 2 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं लगते। तो आई होप कि आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सेटअप आ गया होगा, राइट? अब एक सवाल पूछ के इसे खत्म करना चाहता हूँ कि फ्री पार्टिकल है, उसके लिए 1D में आप उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेटअप करिए। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास ये देखो, मैंने फिर से फॉर्मूला मोबाइल ले लिया, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। तो क्या करोगे? फ्री पार्टिकल का मतलब होता है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है, राइट? वी को जीरो कर दो, सिंपली। कितना आसान हो गया, है ना? आप चाहें तो ये जो टर्म है ना यहाँ पे सारी, इसको उठा के इधर भी ले जा सकते हैं, हम ले ही जाएंगे रादर, जब उस आगे करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास। सो दिस इज द सेटअप फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। यू गॉट इट? हम आगे फिर से बात करेंगे इसकी। फिलहाल आई होप कि आपको आ गया हो। नेक्स्ट टाइम हम बातें करेंगे पार्टिकल इन बॉक्स की डिटेल में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय टिल देन।